नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब के दूसरे फ्री ऑनलाइन सेमानी CPD प्रोग्राम के तमाम शुरका को खुशामदीद। मैं हकीम जुल्फिकार अली मलिक, तर्जुमान नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपसे मुखातिब हूँ और आज हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपनी इस लेक्चर सीरीज का 7वां लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के मुतालिक है। आज का लेक्चर डिलीवर करेंगे मोहतरम डॉक्टर हकीम मोहम्मद अली शेर। आप अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर हैं और आज के हमारे इस प्रोग्राम में इख्तितामी कलिमात में हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब हकीम हाजी अब्दुल वाहिद शमसी, चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड एजुकेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब। हस्ब मामूल सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तिदाई कलिमात होंगे, उसके बाद लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद इख्तितामी कलिमात। आज मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब और प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की क़यादत में और उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए तिब और अतीबा इकराम पर आला तालीम के हसूल के लिए एक और कदम हमने उठाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई है। अब हमारे अतीबा इकराम तिब यूनानी की आला तालीम यानी BEMS हासिल कर सकेंगे और उसके लिए जो अतीबा इकराम ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो अपने पहले 2 साल की इक्विवेलेंसी लेने के बाद BEMS में दाखिल हो सकेंगे और ऐसे तमाम तलबा जो पिछले 2 साल से IUASM यानी इंटरमीडिएट इन यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिन्होंने दाखिला लिया था और उनके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वो आगे चाहें तो तीसरा साल FTJ में दाखिला ले सकते हैं और अगर चाहें तो वो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम में भी दाखिला लेने के इस वक्त अहल करार पा चुके हैं। ये लम्हा यकीनी तौर पे हमारे लिए बहुत संगीन रखता है कि आज अब के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे अतीबा इकराम BEMS भी करेंगे, MPhil भी करेंगे और अपने अपने शोबे में महारत हासिल करने के लिए PhD तक भी जाएंगे। और अतीबा इकराम के लिए आला तालीम के जो दरवाजे बंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम से प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की मेहनत से और उनकी तगोदो से अब हम इस काबिल हुए हैं कि हमने वो जो एक बंद दरवाजा था वो हमने अपने अतीबा इकराम के लिए खोल दिया है। यकीनन इस बात पे आप तमाम अतीबा इकराम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अतीबा इकराम इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हों। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले इब्तिदाई कलिमात के लिए हम चलते हैं मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अतिब्बा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज का जो लेक्चर है, आज की जो ब्रीफिंग है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और निस्बतन एक नए टॉपिक पर आपको आगाह किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में, आज के लेक्चर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या टेस्ट होते हैं और उसमें किन किन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है और अगर वो पॉजिटिव आए या उनकी वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में उसकी लिमिट से ज़्यादा आए तो उससे क्या क्या बॉडी में मसाइल पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर सूजन होती है, पूरे जिस्म में सूजन होती है, उस सूजन के क्या वजूहात होती हैं, उसके पीछे कौन सा टेस्ट एक्टिव होता है, क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, इसके बारे में हमारे आज के मुकर्रर
लेक्चरर इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। यकीनन ये भी हमारे पास जो मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं, ख़ास तौर पर जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं, जो एक्यूट इन्फेक्शंस के मरीज़ होते हैं, उसके बारे में हमें आम तौर पर जो दीगर टेस्ट करवाए जाते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं, मगर वो इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते। तो ये भी एक इंतहाई अहम लेक्चर होगा। उम्मीद है कि गुज़िश्ता लेक्चर्स की तरह आप इससे भरपूर इस्तेफादा करेंगे और आपकी प्रैक्टिस में इन टेस्टों के बारे में जानने के बाद और ज़्यादा बेहतरी आएगी, ताकि आप मुतल्लिका मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस करते हुए आगे बढ़ें और अपना इलाज मुआवजा करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये CPD प्रोग्राम पे हमें जिस तरह हमने वादा किया था कि आपके लिए नित नई मालूमात लाएंगे और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। हमारे अब यकीनन हमारे जो माहिरीन हैं वो आसान तरीन अल्फाज में, आसान तरीन पैराए में वो जदीद टर्मिनोलॉजीज को बयान कर रहे हैं और जो तिब्बी इस्तिलाहात है उसको भी आपके सामने रख रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इनसे भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी अर्ज की थी कि हम सितंबर से हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तिब्बे यूनानी अवामी आगाही प्रोग्राम। मैं आप तमाम ख़वातीन हज़रात अतिब्बा कराम से गुजारिश करूंगा कि इन प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करनी है और जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने इर्द गिर्द के अवाम को भी तिब्बे यूनानी की अहमियत से आगाह करें और उन्हें बताएं किस तरह तिब्बे यूनानी एक मौसर, सस्ता और साइंटिफिक तरीका इलाज है और ये एक नेचुरल तरीका इलाज है, कुदरती तरीका इलाज है। पूरी दुनिया में जो एलोपैथिक या जो जदीद तरीका इलाज वो मुख्तलिफ हवाले से रजिस्ट कर रहा है या उसके वो असरात वो नहीं रहे हैं या वो पूरी दुनिया में उसके माबाद असरात की वजह से साइंसदान परेशान है, पूरी दुनिया के साइंसदान और माहिरीन नेचुरल मेडिसिन की तरफ लौट रहे हैं और तिब्बे यूनानी एक बेहतरीन नेचुरल तरीका इलाज है। आइए हम मिलकर अपने इस शोबा की बेहतरी के लिए, फ़रोग़ के लिए काम करें और इसकी बढ़ोतरी के लिए, और जो अवामुन्नास में इसके हवाले से एक बदगुमानी पैदा की गई, जानबूझकर एक सोची समझी स्कीम के तहत आइए उसकी इस्लाह के लिए मिलजुल कर काम करें और लोगों के ज़हन में जो एक जहर फैलाया गया, जो डाला गया, उससे भी दूर करने के लिए तिब्बे यूनानी का जो रोशन चेहरा है, तिब्बे यूनानी के जो मस्बत पहलू हैं, तिब्बे यूनानी की जो अफादियत है, उससे लोगों को अपने आवाम को सहाफ़ियों के ज़रिए, वुकला के ज़रिए और अहले इल्म अफराद के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर दोबारा एतमाद करें और हमारा तरीका इलाज दोबारा फ़रोग़ पाए और जो दुखी इंसानियत की खिदमत का जो हमारा मिशन है वो पूरा हो सके। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे CPD प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करते हुए तिब्बे यूनानी की अहमियत को अवाम तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्बे यूनानी पाइंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अली शेर है और तमाम अतिब्बा कराम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी खिदमात लेक्चरार की हैसियत से अंजुमन हिमायत इस्लाम तिब्बिया कॉलेज में अदा कर रहा हूँ और तमाम अतिब्बा कराम को मैं आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हमने तज़किरा करना है उन टेस्ट का कि जो कि मुआयना करेंगे, जो डिटेक्ट करेंगे हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, तो उसके मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं। तो जैसा कि नाम वाज़े हो रहा है कि ये टेस्ट किसके लिए हैं, ये टेस्ट हैं कि जिस्म के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, इल्तिहाब की कैफियत हो, वरम की सूरत हाल हो, तो उसके अंदर ये मार्कर्स हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करके उस तरह के डिसऑर्डर, उसके रिस्पेक्टिव डिसऑर्डर का हम तशख़ीस करते हैं। तो पहला जो टेस्ट हमारे पास है वो है रूमाटाइड फैक्टर टेस्टिंग, जिसको हम सादा ज़ुबान में RA फैक्टर भी कह देते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RF टेस्टिंग भी लिखते हैं या RA फैक्टर टेस्ट भी लिखते हैं, यानी कि रूमाटाइड फैक्टर टेस्टिंग। और तो जैसा कि नाम वाज़ेह हो रहा है आपके सामने कि एक बड़ी ही मशहूर ज़माना डिसऑर्डर है रूमाटाइड आर्थराइटिस।
तो ये जो टेस्ट है ये बड़ा ही स्पेसिफ़िक है हमारे रूमाटाइड आर्थराइटिस टेस्ट की तशख़ीस करने में। तो पहले जानते हैं कि ये इस टेस्ट में बेसिकली हम खून के अंदर किन खुलियों का जायज़ा लेते हैं। तो पहले उससे पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक अपनी हमको जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाने में एक चीज़ें पैदा करता है, ऐसा खुलिया पैदा करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, जिनका काम होता है बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरसेस इनके ख़िलाफ़ लड़ना। अब जब इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या कोई भी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कि हम मिसाल लेते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस की, तो हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल एंटीबॉडीज़ नहीं पैदा करता जिन्होंने बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ना था, वो करता है एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ पैदा, जिसको हम कहते हैं, उन एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब ये ऑटो एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडीज़ के साथ एक काम और एक मसला ये होता है कि इसके अंदर कि ये ना तो किसी जर्म के ख़िलाफ़, किसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ पैदा होते हैं, ना तो किसी वायरस के ख़िलाफ़। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम किसी भी की वजह से ख़राब होता है, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हमारे नॉर्मल सेल्स को, हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल्स को, ख्वाह वो कोई भी हों, उनको एज ए पैथोजन, उनको एज ए जर्म, उनको एज ए बैक्टीरिया डिटेक्ट करती हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें हम रूमाटाइड आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें जोड़ों का अमल दखल है, जोड़ हमारे वर्म और उसके अल्तहाब के शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारी कार्टिलेज ख़राब होती है। तो वो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं उनको लगता है कि ये जो कार्टिलेज है ये एक किस्म का कोई बाहर का पैथोजन है, कोई जर्म है, तो इसको मैंने किल करना है। हालांकि ये एक किस्म की डिसऑर्डर की कैफियत है, इसमें इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता कि नॉर्मल सेल है ये जिस्म का और ये जिस्म से बाहर का कोई बैक्टीरिया है। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं ये सेल के अपने ही तबई सेल्स, अपने हेल्दी सेल्स मारना शुरू कर देती हैं। तो ये बेसिकली जब रूमाटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ पैदा करनी शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं जी रूमाटाइड फैक्टर। तो रूमाटाइड फैक्टर क्या है जी? रूमाटाइड फैक्टर एक ऑटो एंटीबॉडी है जो कि इम्यून सिस्टम हमारा पैदा कर रहा है, जो कि हमारे रूमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में या और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट में नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसी तरह ही जो RF फैक्टर है, रूमाटाइड फैक्टर है या RA फैक्टर है या RA या RF, ये ठीक है। तो RA रिप्रेजेंट्स रूमाटॉइड और उसके बाद फैक्टर। तो ये अगर हमारे ब्लड में डिटेक्ट हो जाएं तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स, अपने हेल्दी टिश्यूज़ को, अपने हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर दिया, उसको डैमेज करना शुरू कर दिया है ड्यू टू। इससे हम इस्टेब्लिश करते हैं कि ये हमारा मरीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, मगर रूमाटाइड आर्थराइटिस में रूमाटाइड आर्थराइटिस के तकरीबन 70 to 80% जो पेशेंट होते हैं उसमें जो RF फैक्टर है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है और हमें एलिवेटेड मिलता है। अब 70 से 80% जो लोग हैं ये अक्सरियत शुमार करते हैं हम इसको, तो जिसकी वजह से हम रूमाटाइड आर्थराइटिस के तशख़ीस करने में हम RF फैक्टर की ज़रूर टेस्टिंग करवाते हैं। अब रूमाटाइड आर्थराइटिस है, उसके बड़े ही वाज़े क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं, जिसके अंदर जो छोटे जोड़ों का जो कार्टिलेज है उसकी इरोजन शुरू हो जाती है, बोन की इरोजन शुरू हो जाती है, इसकी वजह से उंगलियों की जो हाथों की उंगलियों की जो शेप है वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाती है और इस तरह की स्वैन नेक, इस डिफॉर्मिटी को कहते हैं उंगलियों की स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। तो अब हमने ये जान लिया कि RA फैक्टर क्या हमें तशख़ीस करने को कह रहा है, इसमें हमें क्या, हम ब्लड के अंदर क्या चीज़ें देख रहे हैं, इम्यून सिस्टम का हम देख लिया। तो अब इसकी हम इंडिकेशन देख लेते हैं कि अगर तो हमें मरीज़ के अंदर ये सिम्टम्स मिल रहे हों कि ये तहज्जुरुल मुफासल, जिसको रूमाटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, या तहज्जुरुल मुफासल जो है उसकी सस्पिशन हमें मिल रही हो, रूमाटाइड आर्थराइटिस की सस्पिशन मिल रही हो कि हमें मरीज़ आके कह रहा है आपको कि मेरे सुबह उठता हूँ तो मेरे हाथ पैर अकड़े होते हैं, जिसको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। फिर जो है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, फिर दिन के जैसे ही दिन गुजरता है एक्टिविटी करता है वो स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, जॉइंट पेन होती है। तो ये एक सस्पिशन है कि हमें टेस्टिंग RA फैक्टर की करवानी चाहिए। फिर कुछ डिसऑर्डर हैं,
एक है जॉगरन सिंड्रोम। इसमें ये बहुत ज़्यादा कम कॉमन तो नहीं है, मगर ये कुछ आज पेशेंट देखने को ज़रूर मिलते हैं, जिसके अंदर ये है डिसऑर्डर बेसिकली हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। हमारे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये जो है डिसऑर्डर ये स्पेसिफिकली एक्ट करता है हमारे डिस्ट्रॉय करता है हमारे फंक्शंस को, डिस्टर्ब करता है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को, जिसके अंदर हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, हमारे आई के जो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारी आइज़ को तर रख रही हैं, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, फिर हमारे जो हैं लैक्रीमल ग्लैंड्स हैं, फिर हमारे जो मुंह के अंदर जो ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है कि इसने लुआब पैदा करना है, सलाइवा पैदा करना है, अल्फा माइलेज पैदा करना है, तो वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो ये एक ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ ये एक सस्पिशन है इस सिंड्रोम की, जिससे हम टेस्ट फर्दर रिकमेंड करते हैं कि आप RF टेस्टिंग या RA फैक्टर का टेस्ट करवा लें। तो ये कुछ सस्पिशंस हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने तशख़ीस कर ली है कि इस मरीज़ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो फिर हम जब उसका इलाज कर रहे हों तो अगर हमने उसको 6 महीने या 7 महीने को साल ट्रीट किया है, तो फिर हम दोबारा री-एवेल्यूएशन के लिए RA फैक्टर की टेस्टिंग करवाते हैं कि क्या हमने जो मरीज़ को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे क्या उसका RA फैक्टर कम हो रहा है, क्या बीमारी उसकी प्रोग्रेस कर रही है या वापस तबई लेवल पे आ रही है। तो अब लेवल जानने की बात करते हैं, तो उसमें रेफरेंस वैल्यूज़ देखते हैं। तो रेफरेंस वैल्यूज़ में है कि जो हमारे बड़े सगीर में जो वैल्यूज़ चलती हैं कि उसमें जो ब्लड के अंदर 30 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से अगर ब्लड में हमें जो सीरम में हमें अगर RA फैक्टर अगर हमें कम मिले तो हम नेगेटिव शुमार करते हैं। अगर 30 से कम हो अगर 30 और 50 के दरमियान हो तो हम समझते हैं कि ये वीक पॉजिटिव है। तो हम इससे सस्पिशन ज़रूर ले सकते हैं कि क्या ये मरीज़ जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि तहज्जुरुल मुफासिल की तरफ जा रहा है, और 50 से ऊपर हम इसको पॉजिटिव शुमार करते हैं कि इससे हम कंफर्म करते हैं कि ये मरीज़ को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब उससे रिस्पेक्ट हम देख लें क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या जॉर्जन सिंड्रोम है। तो ये इसकी गाइडलाइंस हैं, इसकी रेफरेंस वैल्यूज़ हैं जो आप क्लिनिक पे इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये है कुछ स्टेजिंग है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसके अंदर फर्स्ट जो है लेफ़्ट पे आपको हेल्दी जॉइंट दिख रहा है। फिर फर्स्ट स्टेज जिसमें अंदर रेड किया हुआ है, रेड रिप्रेजेंट्स द माइल्ड पेन और माइल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फिर जो जैसे ही पेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो हमारे पास जो है टिश्यूज़ के अंदर वो एडिमा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड अकोमोडेशन शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट में जो आपको जो स्टेज में जो मरीज़ आपको सिम्टम बताएगा वो कहेगा जी मेरे जोड़ों में दर्द होती है। वो ऐसा कोई नहीं बताएगा कि स्पेसिफिकली कि बहुत ज़्यादा कोई सोजिश हो रही है, हल्की सी माइल्ड सी सोजिश आपको फील होगी। फिर इससे नेक्स्ट स्टेज में हमें बाकायदा पेन और सोजिश मिलेगी, और सोजिश के साथ जो है सेकंड स्टेज में हमें और थर्ड स्टेज में हमें जो मूवमेंट है, अपॉन मूवमेंट हमें पेन और पेन के साथ हमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलेगी कि जो पहले जो मरीज़ है वो अपने हाथ पूरे बंद कर पा रहा था, चल पूरा पा रहा था, फ़र्श पे बैठ पा रहा था, अगर वॉशरूम है तो नीचे वो एशियन वॉशरूम जो है WC वो यूज़ कर पा रहा था। अब वो उस तरह उसको यूज़ करने में मसला हो रहा है, तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट हो रही है। तो फोर्थ स्टेज में जो होता है कि जो हमारी जो कार्टिलेजेस हैं वो उसकी बाकायदा उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, बोन इरोजन हो जाती है। बोन इसमें जो है कार्टिलेज कैल्सिफाई भी कर जाती हैं, और सेकंड उसमें हमारी जो बोन है वो भी वीकन हो जाती है, जिसको इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो है हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्वेयर हो तो ये कुछ उसमें हमें स्किन जो है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अवारिज़ात मिलेंगे, स्किन के सिम्टम्स मिलेंगे। फिर कुछ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं वो भी हमें मिल सकती हैं। फिर ये इसके कुछ कोलैटरल कंडीशंस हैं जो कि हमें देखने को उससे रिलेटेड सिम्टम्स में मिल सकती हैं। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑल ओवर द ग्लोब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसका एक बाकायदा कोई ऐसा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट हैं, तो इसमें कोई बाकायदा कोई ऐसा रिटर्न ट्रीटमेंट इसमें कोई हमें जो है हमारी मेडिकल साइंस में बाकायदा नहीं है। इसमें वो स्टीरॉइड्स और इम्यूनिटी सप्रेशंस देते हैं। तो इसको डायग्नोस करने का भी उन्होंने बाकायदा एक तरीका और एक क्लासिफिकेशन बनाई है जिसको कहते हैं EULAR क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जी 4 क्राइटेरियाज हैं।
एक क्राइटेरिया में जाएं तो इसमें बेसिकली स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग में आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें एट द एंड अगर तो इसकी जो स्कोर है इसकी आप तस्वीर ले लें और इसको आप मुतालिया लाज़मी करें कि अगर इसका स्कोर इस आपके राइट साइड पे सारे स्कोर पॉइंट्स हैं, आपने देखना है मरीज़ के अंदर के एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो 0 नंबर, 2 से 10 जॉइंट के दरमियान इन्वॉल्व है तो 1 नंबर, अगर 10 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो 5 नंबर। तो एट द एंड इसी तरह स्कोरिंग करते हुए अगर तो स्कोर जो है वो 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए, 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए, सारे स्कोर पॉइंट्स को जमा करते हैं तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये पेशेंट रूमाटाइड अर्थराइटिस तहज्जुरुल मुफासल का पेशेंट है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब चूँकि रूमाटाइड अर्थराइटिस में मैंने आपको बता दिया कि उसमें जॉर्जन सिंड्रोम भी आ रहा है, फिर कुछ हार्ट की कंडीशंस भी आ रही हैं, तो ओवरलैप्स ही हैं। तो इसको हम रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए हम डायग्नोसिस के लिए हम और भी टेस्ट को फॉलो करते हैं, जिससे हम एक तो मरीज़ की हमें बेहतर तशख़ीस मिल जाती है और हमें अपने अगर तशख़ीस आप कर ली है तो आपके जो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसकी प्रोग्रेशन हमें पता चल जाता है, क्या हमारा जो हम ट्रीटमेंट जो हम उसको हर्बल मेडिसिन जो नेचुरल मेडिसिन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या वो असर कर भी रहा है या नहीं। तो उसमें पहला टेस्ट हम देखते हैं CRP, इसका मुताला आगे करेंगे, जिसको कहते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। सेकंड टेस्ट हम करते हैं anti-CCP एंटीबॉडीज़, ठीक है, जिसको कहते हैं एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। थर्ड हम देखते हैं जी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ANA। फिर एक टेस्ट है जो बहुत ही मशहूर और करवाया जाता है ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये बहुत ही कोई नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये सिर्फ बताता है जिस्म के अंदर के कोई ना कोई ख़राबी चल रही है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है। अगर आप ये बुखार की कैफियत में भी ESR करवाएंगे तो वो भी हमें एलिवेटेड मिलेगा। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मगर इसको हम ज़रूर अदर टेस्ट में मार्कर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में हम इसको ज़रूर शुमार कर सकते हैं। तो अब CRP की बात हुई है तो हम तस्करा कर लेते हैं CRP का ही, C रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि इस बड़ा ही स्पेसिफिक मार्कर है हमारी इन्फ्लेमेशन का। तो हम देखते हैं कि जी CRP है क्या। CRP बेसिकली है प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होती है हमारे लिवर से, मगर हर टाइम प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जिस्म में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो तब ही हमारे लिवर को ये सिग्नल जाता है और फिर ही हमारा लिवर CRP को और C रिएक्टिव प्रोटीन को पैदा करता है, सिर्फ वरम, इल्तहाब और इन्फ्लेमेशन की कैफियत में, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि ये CRP जो है ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, इन्फ्लेमेशन का बहुत ही पैक्ट मार्कर है। और ये जो है स्पेसिफिकली कोई भी जैसे हम किसी भी मेडिकल कंडीशन को 2 फेजेस में लेते हैं, क्रॉनिक या एक्यूट। तो एक्यूट जो है वो बड़ी अर्ली स्टेज होती है, जो लेस देन 4 to 6 वीक। फिर जो उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए कंडीशन तो वो हम क्रॉनिक में ले लेते हैं। तो CRP जो है ये हमें रीडिंग एक्यूट स्टेजेस में भी हमें प्रोवाइड कर देता है कि इल्तहाब की कैफियत बननी शुरू हो गई है। तो ये एक फिजिशियन के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल टेस्ट है जो एक अर्ली स्टेजेस और अर्ली डायग्नोसिस में मरीज़ को हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक तो मार्कर है और इसके अलावा CRP का बाकायदा इम्यून सिस्टम में भी रोल है कि ये जो हमारे जिस्म के अंदर जो चूँकि डेली वेयर एंड टेयर हो रहा है, हमारे जिस्म के अंदर पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो वो पल पल मर रहे हैं, पल पल जी रहे हैं, ये वाला मामला हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली चल रहा था। तो नॉर्मली हमारा लिवर कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसके वजह से जिसको हम सेलुलर डेब्रीज वो क्लियर करते हैं, बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो CRP का सिर्फ ऐसे इन्फ्लेमेशन में रोल नहीं है, मगर एज ए इम्यूनिटी में, सेलुलर क्लियरेंस में, जो डेड सेल्स हैं उसको क्लियरेंस में भी हमारे पास रोल है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूट कंडीशंस में बड़ा बेनिफिशियल, एक्यूट कंडीशन में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जिसमें जो मायोकार्डियम है यानी कि हमारे दिल के जो पट्टे हैं, हमारे कल्ब के, हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, उसकी इन्फेक्शन क्या होता है जी कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें खलल आ गया है, जिसकी वजह से उन मसल्स को ऑक्सीजन बाकायदा नहीं मिली एंड उसकी वजह से हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं एंड दे स्टार्ट्स टू गेट डैमेज, ठीक है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, जिसको कहते हैं जी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये बड़ी एक्यूट स्टेज है जिसमें हमें CRP, हम इसमें एक स्पेसिफिक किस्म का CRP करवाते हैं जिसको कहते हैं हाई सेंसिटिविटी CRP, HSCRP।
ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जी कार्डिक की अगर कोई फ़ौरन अगर किसी को एंजाइना पेन है, कोई हार्ट की या दिन की दर्द हुई है, तो उसमें हमें जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जो है हाई सेंसिटिविटी CRP फिर ट्रोपोनिन ये टेस्ट करवाते हैं टू नो कि क्या ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दिल का कौन सा अर्ज़ है। उसके अलावा क्रॉनिक कंडीशंस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पिछले में तस्करा किया, फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि CRP किसी भी इल्तहाब की कैफियत में बढ़ रहा है, मगर ये सेंसिटिव इतना ज़्यादा है कि अर्ली स्टेजेस पे ही बनना शुरू हो जाता है, अनलाइक के रूमेटॉइड जो RA फैक्टर की तरह। तो ये हमें पहले ही एलिवेटेड मिलेगा। तो सेकंड हम एक तो इन कैफियत में इन कंडीशन में करवा सकते हैं, फिर हम उसकी अपने जो ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए करवा सकते हैं। फिर उसकी रेफरेंस वैल्यूज़ हम देखते हैं कि जो हमारे जो बड़े सगीर में जो रेफरेंस वैल्यूज़ इसकी जो हम इसको काउंटर करते हैं और इसको हम जिसको हम अपना रेफरेंस बना के मरीज़ को तशखीस करते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं, वो हैं जी 0.5 mg पर डेसीलीटर। इस राइट साइड पे मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट भी शाया की हुई है। इसमें जो आप CRP देख रहे हैं, जो कि नॉर्मल इसका होना चाहिए था इस मरीज़ का, जो कि 0.5 से भी कम होना चाहिए था, अब उसका है 18.63। तो ये इससे वाज़ेह हो रहा है आपको कि ये इस टाइम शदीद इल्तहाब की कैफियत है, शदीद जिस्म के अंदर वेयर एंड टेयर हो रहा है, शदीद इन्फ्लेमेशन है, शदीद इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह ही नीचे आपके पास मैंने नॉर्मल रिपोर्ट लगाई है जो कि 0.25 है, तो जो कि देख सकते हैं कि आप 0.5 से कम है। अब पीछे हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स दूसरे का भी तस्करा किया, तो उसका हम मुवाजना करते हैं CRP का उनके साथ। तो CRP का अगर हम मुवाजना करें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के साथ, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है तो ज़रूर इन्फ्लेमेटरी मार्कर, मगर ये लेस स्पेसिफिक है। ये अगर कोई भी इस तरह की स्पेसिफिक किसी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन या कोई डैमेज ना हुआ हो तो तब भी ये हमें एलिवेटेड मिलता है। और जो है CRP जो है वो इन्फ्लेमेशन की अर्ली स्टेजेस में ही हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है ग्रेटर दैन 0.5, मगर ESR हमें लेटेंट स्टेज हमें इतनी लेवल ऑफ सिवियरिटी जो है वो हमें ESR इतना एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और टेस्ट जिसका मुवाजना CRP से करते हैं, जिसको कहते हैं जी प्रोकैल्सिटोनिन। अब प्रोकैल्सिटोनिन ये बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट है स्पेसिफिकली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके अंदर जो हमारा जो प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट है ये CRP की तरह ही हमारे पास स्पेसिफ़िक है और उसी तरह ही ये सेंसिटिव है, मगर ये स्पेसिफ़िक है हमारे पास स्पेसिफ़िक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्शन के लिए, मगर CRP है हमारे पास जनरलाइज किसी भी हमारे पास इन्फेक्शन या हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसमें हमें डिटेक्ट करने को मिलता है। तो इसी तरह कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो प्रोकैल्सिटोनिन हमें शायद इतना बेहतर रिजल्ट ना दे और एज़ कम्पेयर टू CRP। तो CRP हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में भी हमें एलिवेटेड मिलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हमें एलिवेटेड मिलेगा। कोई भी वर्म की कैफियत चल रही है, कोई भी इल्तहाब की कैफियत चल रही है तो उसमें हमें CRP डिटेक्ट कर देगा कि बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताना मेरे लिए आपके लिए इंतहा की ज़रूरी है कि CRP जो है, सिर्फ मैं एक बात आपको बार बार कर रहा हूँ कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ये आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि ये किस अज़ा का, किस सिस्टम का, किस रीजन का वर्म है, किस रीजन की इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आपने CRP मरीज़ से करवा ली, आपने उसके 2000 रुपये लगवा लिए, मगर आपने जो तशख़ीस करनी है वो अपनी रिपोर्ट को सामने रख के और अपनी हिस्ट्री, अपनी जो आपने मरीज़ से सवालात किए हैं, और तीसरी चीज़ मरीज़ के साइन एंड सिम्टम जो आपने उसका जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन किया है उसमें जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं, तो इन तीनों को रिलेट करके अपने सामने रख के फिर आपने मरीज़ की तशख़ीस करनी है और इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने मरीज़ का इलाज करना है। तो CRP को जो है उसको रिलेट हमेशा आपने सेपरेटली नहीं करना, आपने हमेशा अपनी हिस्ट्री के साथ लेके चलना है कि मरीज़ आके आपको जोड़ों की तकलीफ़ अगर बयान कर रहा है तो आप CRP करवाएं, इसलिए ये जानने के लिए, ये तो पता चल गया कि वर्म है जिसकी वजह से दर्द है, मगर आपने ये जानने के लिए CRP करवाया है कि किस दर्जे का वर्म है, कितनी बढ़ चुकी है बीमारी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक और हम कंपैरिजन देखते हैं जो कि CRP का, जो कि है जी CRP का LDH के साथ।
सी रिएक्टिव प्रोटीन का मुआवजा हम कर रहे हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन ये हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, और किसी भी इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन में हमारे ये बॉडी और हमारी बॉडी में सीरम में बढ़ जाता है, और जो कि हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। इसके कंपैरिजन में हम अगर LDH देखें तो LDH ये हमारा सिक्रीट होता है ओवरऑल किसी भी सेल से, ये इसका सोर्स हो सकता है, मगर ये सिक्रीट तब भी होता है हमारी ब्लड के अंदर, तभी इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, हम उसमें डिटेक्ट करते हैं सीरम ब्लड के अंदर, ब्लड सैंपल में, जब बाकायदा टिश्यू डैमेज हो जाए। तो बाकायदा टिश्यू डैमेज के अंदर हमें LDH या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हमें मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये CRP जो है वो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू कोई ना कोई अगर इल्तिहाब हो रहा है, मगर जो LDH है ये मातहत नहीं है कि लिवर प्रोड्यूस करे और टेस्ट में आए और फिजिशियन उसको डिटेक्ट करे। ये बॉडी में डायरेक्टली सेल्स, जो सेल डैमेज हो रहे हैं वही LDH सिक्रीट करते हैं एज अ मार्कर के तौर पे, और ब्लड स्ट्रीम में जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ ये जो है हमारा CRP है ये एक्यूट कंडीशंस में बड़ा रैपिडली इंक्रीज़ होता है, और जो मगर उसके कंपैरिजन में अगर देखें जो LDH है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये हमें एक्यूट अर्ली स्टेजेस में हमें एलिवेटेड नहीं मिलेगा। जब सेल तबाह हो जाएंगे, जब सेल डैमेज हो जाएंगे, तब हमें LDH हमें सीरम में डिटेक्ट होगा, यानी कि क्रॉनिक या लेटेंट फेज़ में। ठीक है, तो जब अब आप यहाँ पर सवाल आएगा कि हमने एक्यूट फेज़ में नहीं हमें मिल रहा, तो इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है। फ़र्ज़ करें एक मरीज़ आपके पास आया ही क्रॉनिक स्टेज में, तो क्रॉनिक स्टेज में CRP तो ऑलरेडी एलिवेटेड होगा, मगर ये आपके लिए जानना, एक अच्छे फिजिशियन के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या वो जो डिज़ीज़ लेके आया वो किस प्रोग्रेस की है, किस फेज़ की है, किस लेवल का डैमेज सेल को हो सकता है। लेट्स सपोज अगर कोई लंग्स डैमेज हुए हैं, नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोविड है, कोरोना वायरस है, कोविड-19, उसमें भी हमारे पास लंग्स ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर अगर सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं, सेल डैमेज हो चुके हैं बाकायदा, तो उसमें हमें फिर देखेंगे, हमें CRP इतना स्पेसिफिक नहीं बता सकेगा सेल डैमेज का, हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इंडिकेट करेगा कि भाई सेल इतने ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं दोबारा आपको इंडिकेट कर दूं कि CRP जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हमारे लिवर से, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो रहा, ये हमारे पास नॉर्मली सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो पड़ा हुआ होता है, और वो रिलीज़ होता ही तब है जब सेल डैमेज हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसी तरह ही अगर हम डिसऑर्डर्स में देखें तो सेप्सिस का अर्ली डायग्नोसिस हमें उसमें एक्यूट फेजेस में मिल सकता है, नमूनिया का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का और एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। तो इसके डायग्नोसिस हमें CRP से हम कोरिलेट करके, अपने साइन एंड सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। मगर इसका कंपैरिजन करें LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, तो उसमें हमें क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हम करवाएंगे कोविड-19, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर लेटेंट स्टेज की है, हीमोलिटिक एनीमिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, और कोई अगर कैंसर है, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, तो ये बेसिकली क्रॉनिक डिसऑर्डर है। तो उसमें हमें सेल डैमेज मिलेंगे, सेल डिस्ट्रॉयड मिलेंगे, तो उसमें हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मिलेगा। इन्फ्लेमेशन की कैफियत में हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एज सच नहीं मिलेगा ब्लड के अंदर। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात हो रही है, हम उसकी रेफरेंस वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। तो इसमें एक मैंने टेस्ट भी आपको एलिवेटेड दिखाया, ये एक टेस्ट रिपोर्ट है एक मरीज़ की ड्यूरिंग कोविड, तो जिसके अंदर बड़ा ही स्वेयर इस मरीज़ को कोविड था, और उसका जो है उसका जो CRP इसमें नॉन स्पेसिफिक हो गया, मगर इसमें हमने देखा है कि इसमें जो नॉर्मली उसको 120 टू 220 120 से 220 के दरमियान होना चाहिए था, वो वहाँ से एलिवेट होता जा रहा है। और इससे पहले अगर आप टेस्ट देखें, यहाँ पर मैं कर्सर अपना हिला रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो उससे पहले ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट रिकवरी फेज़ में था इस टाइम, और ये अगर आप देखें तो इस टाइम ये मरीज़ फुल अपने क्रॉनिक कंडीशन में है, और इसके जो लंग्स हैं वो, इसका मतलब है यहाँ ये इंडिकेट कर रहे हैं 359 इंडिकेट कर रहे हैं कि लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो बाकायदा डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है NTCCP, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। तो ये भी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये भी है, जैसे RA फैक्टर बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है हमारे रूमेटॉइड के लिए। तो जो NTCCP है, ये RA फैक्टर
रूमेटॉइड फैक्टर RF टेस्टिंग से भी ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है। और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये हमें अर्ली डायग्नोसिस में करवाना चाहिए कि अगर उसकी किसी मरीज़ की अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो हम अगर उसको सिम्टम्स उस तरह के आ रहे हैं तो रूमेटॉइड और उसमें अगर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं हो रही, सिर्फ जोड़ों का वर्म है, जोड़ों का दर्द है, तो उसमें हम एक अपनी कॉज रूल आउट करने के लिए अपने जहन से अपने डायग्नोसिस में से ये चेक बॉक्स उड़ाने के लिए कि क्या इस मरीज़ को रूमेटॉइड हो सकता है, आरे हो सकता है या नहीं, तो हम उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए अगर रूमेटॉइड के जो सिम्टम्स हैं फुली इस्टेब्लिश नहीं हुए उसके लिए हम NT-CCP टेस्ट करवा सकते। तो अगेन जैसा हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम में कि वो एक ऑटो एंटीबॉडीज़ पैदा करने शुरू कर देता है अपने नॉर्मल सेल्स की अगेंस्ट। तो जो NT-CCP जो टेस्ट है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है NT-CCP एंटीबॉडीज़ को, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने, ख़राब इम्यून सिस्टम ने पैदा की हैं, जो कि अब डिस्ट्रॉय करेंगी हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को। तो अब ये जो हैं स्पेसिफिक किस्म के, अब ये एंटी हैं तो एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड हैं, वो जितने भी हमारे जहाँ पर मौजूद हैं उसको जाके ये डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, डैमेज करेगा। अब मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स मिलती हैं और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड, उसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, उससे हमारी मिलके प्रोटीन बनती है। तो ये स्पेसिफिकली सिट्रुलिनेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं उसके अगेंस्ट काम करती है। वो नॉर्मली हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NT-CCP ये टेस्ट आप हिफ्ज़ कर लें, ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये हाईली स्पेसिफिक मार्कर है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। तो NT-CCP हमेशा हम RA फैक्टर के साथ इकट्ठे करवाते हैं। एक किस्म के ये पार्ट एंड पार्सल हैं कि हमें पता चल जाता है कि RA भी पॉजिटिव है और NT-CCP भी पॉजिटिव है, एलिवेटेड है, तो दैट मीन्स हम कंफर्म कर देते हैं कि ये मरीज़ को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि NT-CCP हमारे अर्ली डायग्नोसिस है में हेल्प कर देता है कि जिसमें हमें फ़र्ज़ करें एक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है मगर उसमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुए, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है, सिर्फ वो कह रहा है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, तो हम लाजमी उसका NT-CCP एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं कि हमें पता चल जाए, हमें अर्ली स्टेज पर पता चल जाए कि बजाय है कि उस बेचारे के जोड़ टेढ़े हो जाएँ, उसके कार्टिलेज की कैल्सीफाई हो जाए, बोन इरोजन शुरू हो जाए। तो एक अर्ली डायग्नोसिस के लिए और एक अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो ये अब हम देखेंगे कि सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स कौन सी हैं जिसको हमारी जो NT-CCP जो एंटीबॉडीज़ हैं जिसको डैमेज करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो हमारा जो DNA है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड हमारा जो DNA ये अगर आप पिंक कलर का जो अगर आप एक सर्कुलर सी शक्ल देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है जो कि एक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड प्रोटीन है। तो ये जैसे ही NT-CCP एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी ये हिस्टोन प्रोटीन को डैमेज कर देंगी और हेंस हमारा जो DNA है वो प्रॉपर उसकी क्रोमेटिन नहीं बनेगा और जैसे ही हमारा DNA नॉर्मल नहीं होगा तो वो एबनॉर्मल ही चीज़ें बनाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है हमारे जो जोड़ों में हमारे पास जो कार्टिलेज है जॉइंट्स के दरमियान, उसमें एक कार्टिलेज जो है एक स्पेसिफिक चीज़ से मिलकर बना होता है जी, कोलेजन। तो इसमें स्पेसिफिकली जो टाइप है उसकी कोलेजन टाइप 2। तो कोलेजन टाइप 2 जो है ये भी हमारे पास एक सिट्रुलिनेटेड फॉर्म है हमारे पास प्रोटीन की, तो ये भी जाके स्पेसिफिकली इसको ऐड करता है जो NT-CCP एंटीबॉडीज़ हैं। तो यहाँ से अब आपको कोरिलेट आप कर लें कि ये किस तरह स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जिसको हमने डिटेक्ट करना है। NT-CCP ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको हमने डिटेक्ट करना है, क्योंकि ये ही एंटीबॉडीज़ हैं जो कि स्पेसिफ़िकली हमारे जोड़ों की बाकायदा स्पेसिफ़िकली कार्टिलेज को डैमेज कर रही हैं, जिससे जो कि ही मैकेनिज़्म है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की इस्टेब्लिशमेंट का। सेकंड है जी हमारे जो ब्लड के अंदर
एक खुलिया मौजूद होता है जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, वो भी एक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन है। तो जैसे ही हमारे पास खुलिया ये कम हो जाएगा तो हमारे पास जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड यानी कि थिन होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें ये होगा, मरीज़ को ये एक सिम्टम आएगा कि अगर कोई उसकी वेसल पंक्चर हो गई है, फ़र्ज़ करें उसने अगर शुगर चेक करने के लिए अपनी उंगली पर की है, तो जैसे नॉर्मल खून 1.5 से मैक्सिमम 2 मिनट में खून रुक जाता है, ये नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है। उस मरीज़ का वहाँ पर शायद 2 मिनट बाद खून ना रुके, 4 मिनट बाद रुके, क्योंकि जो खुलिया अंजमाद खून है, जो फाइब्रिनोजन है जिसने खून को जमाना है, जो वेसल रप्चर होगी उसको ढांपना है, उस वही जो है डैमेज है, वो इसी ही की किल्लत है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटी CCP एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स की वजह से। उसके अलावा हमारे पास विमेंटिन है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर जो एक, अब जैसे हम एक इमारत खड़ी करते हैं उसके अंदर हम सरिया लगाते हैं, पिलर्स लगाते हैं, उस सरिये के अंदर फिर हम सीमेंट भरते हैं। अब समझ लें कि जो सरिया जो हम रॉड्स बिछाते हैं वो समझ लें कि विमेंटिन है, यानी कि हमारे सेल्स के जो पिलर्स हैं, सेल्स के जिसके ऊपर हमारा जिसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो विमेंटिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, अगर हम सैनोवियल टिश्यू ले लें जो कि हमारे जोड़ों में सैनोवियल फ्लूइड जो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है, सैनोवियल टिश्यूज़ हमारे मौजूद होते हैं जिसके अंदर हमारे पास विमेंटिन, और कि हर सेल्स के अंदर विमेंटिन प्रोटीन मौजूद है जिसके अंदर सेल ने अपना ढांचा जिस प्रोटीन से मिलके बनाया। तो यहीं से आप अब कहानी खुद बुन लें कि अगर इमारत का सरिया ही नकारा हो तो इमारत कितनी की देर अपने पैरों पे, अपनी बुनियादों पे खड़ी रहेगी। तो यही जो चीज़ है एंटी CCP टेस्ट को स्पेसिफिक बनाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो अब हमने मुआजना साथ के साथ किया है कि एंटी CCP का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या मुआजना है। तो ये जो है एंटी CCP जो है ना, ये हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 60 से 70% पेशेंट में ये पैदा होती है और ये इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मोर स्पेसिफिक डायग्नोसिस है फॉर द डायग्नोजिंग और फॉर द तशखीस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस तहज्जुरुल मुफासल। ठीक है, तो इसकी हम रेफरेंस वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं ये आपके सामने कि इसको जो नॉर्मल है वो 5 जो है यूनिट्स पर ml, इससे कम होना चाहिए, और अगर उससे 5 यूनिट से 5.0 से ज़्यादा है तो इसको हम एलिवेटेड शुमार करते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपके पास रिपोर्ट लगाई है दैट इज़ 0.6, तो 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसको पॉजिटिव शुमार करेंगे और हम उसको फिर रिलेट करेंगे कि ये एंटी CCP जो है ये किस वजह से बढ़ रहा है और उसको हम रिलेट करेंगे अपने साइन एंड सिम्टम्स से। तो अब हम एक रीकैप कर लेते हैं कि अब हमने 3 मेजर हमने जो है 3 टेस्ट पढ़े हैं। एक RA फैक्टर जिसके अंदर हमने देखा कि ये RA फैक्टर क्या है, जो है रूमेटॉइड ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। फिर हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी और फिर उसके बाद हमने डायग्नोसिस में इसकी इंपॉर्टेंस देखी। फिर हमने उसकी वैल्यूज़ देखी कि इसको 30 से कम होना चाहिए। फिर हमने स्टेजेस देखी RA फैक्टर्स की। फिर कुछ और टेस्ट देखे जिसके अंदर हमने ESR देखा, उसका मुवाजना किया हमने RA फैक्टर से। फिर CRP का हमने मुवाजना किया बड़े ही तफसील से। फिर हमने CRP देखा कि CRP एक प्रोटीन है जो कि लिवर पैदा कर रहा है और ये एक बाकायदा और बड़ा ही स्पेसिफिक अर्ली स्टेज में, एक्यूट फेज में इन्फ्लेमेटरी मार्कर है और जो कि हमें जिस्म के अंदर किसी भी इल्तिहाब की कैफियत को, वरम की सूरत हाल को, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को हमें इंडिकेट कर रहा है। फिर ये मैंने आपको बताया कि जो CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये इसका रोल इम्यूनिटी में भी है। फिर मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये एक्यूट फेजेस में हमें बड़ा अर्ली डायग्नोसिस मिल सकता है। फिर इसमें हम अपनी ट्रीटमेंट मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारा ट्रीटमेंट सही मरीज़ पे असरअंदाज हो रहा है, क्या उसकी बीमारी बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर हमने इसका देखा कि हार्ट की कंडीशन में भी हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम लिखते हैं HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि स्पेसिफिकली होता है हार्ट के डिसऑर्डर के लिए जिसके अंदर स्पेसिफिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर हमने उसका CRP का मुवाजना किया ESR के साथ। फिर हमने जो कि बड़ा लेस स्पेसिफिक टेस्ट है ESR, फिर हमने उसका मुवाजना किया प्रोलैक्टिन के साथ। प्रोलैक्टिन का हमने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन जो है बड़ा ही स्पेसिफिक टेस्ट है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, मगर और उसके कंपैरिजन में हमने देखा कि जो CRP है वो बैक्टीरियल में भी हमें रिज़ल्ट देता है और वायरल में भी।
तो प्रो कैल्सिटोनिन जो है, प्रो कैल्सिटोनिन टेस्ट जो है वो हमारे नॉर्मली इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि यूजुअली हमें इस चीज़ का हमें बाज़ात फिजिशियंस को नहीं श्योर होता कि क्या ये जो मर्ज़ है, क्या ये जो डिसऑर्डर है वायरल है या बैक्टीरियल है। तो इसलिए हम फिर CRP करवाते हैं, क्योंकि CRP हमें वायरल इन्फेक्शन में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बैक्टीरियल में भी। इसके कंपैरिजन में देखें प्रो कैल्सिटोनिन जो है वो हमें सिर्फ बैक्टीरियल में प्रोवाइड करता है, वायरल में नहीं। फिर हमने देखा कि जो CRP का हमने मुवाजना किया LDH के साथ, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, कि हमने देखा कि जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज तभी पैदा हो रहा है जब सेल जो हैं इन्फ्लेमेशन के बायस डैमेज होना शुरू हो गए हैं, बाकायदा तबाह हो गए हैं, उसकी वजह से हमें LDH हमें सीरम में मिलेगा। फिर लास्ट में हमने देखा NTCCP जो कि वेरी स्पेसिफिक टेस्ट है रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए, तहाजुरुल मुफासिल के लिए, और ये बड़ा ही अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हमें NTCCP टेस्ट हम करवाते हैं। अब ये जो टेस्ट जो रूमाटाइड अर्थराइटिस है, मैं अगेन निशानदेही करूँगा कि जो रूमाटाइड अर्थराइटिस है ये हमारे पास बहुत ही ओवरलुक हो जाता है, तो इसके डायग्नोसिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए कि हम मरीज़ को आसानी करें, क्योंकि मरीज़ बेचारा इसमें एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक रूमाटोलॉजिस्ट दूसरे रूमाटोलॉजिस्ट, एक हकीम से दूसरे हकीम की तरफ गेंद की तरह टकरें खा रहा होता है, मगर उसको कोई सुराग नहीं मिल रहा होता, ना फिजिशियन को, ना हकीम को, ना रूमाटोलॉजिस्ट को कि ये कौन सी डिसऑर्डर है। तो अक्सर इसको ओवरलुक किया जाता है, हालांकि ये डिसऑर्डर बहुत बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में रूमाटॉइड अर्थराइटिस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ही मानेखेज़ रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो लेक्चर का अख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में इजाफ़ा करे और हमें वो हिकमत और दनाई दे, जिस हिकमत और दनाई को हम इस्तेमाल करके हम अपने मरीज़ का भी फ़ायदा करें और अपना भी फ़ायदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हुक्मा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है मिज़ाज इकरामी बखैर होंगे। सदर नेशनल कोर्स फॉर तिब CPD प्रोग्राम में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने नेशनल कोर्स फॉर तिब के प्लेटफार्म से अतबा की सलाहियतों में इजाफा के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, यकीनन आप इससे बेहतरीन अंदाज में इस्तेफादा कर रहे होंगे। तिब यूनानी आज भी जदीद तरीन और बेहतरीन तरीक़े इलाज है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम नित नई मालूमात से अपने आप को मुज़य्यन करते रहें। आप अपनी आरा और तजावीज़ से भी हमें आगाह करते रहा करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करने की जस्तजू जारी रख सकें। दुआ है अल्लाह हमें अपने तिब की तरक्की व तरवीज के लिए मिलजुल कर काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और CPD की पूरी टीम को इस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में मुनक़्क़द करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।